बड़े किसने मुखालफत की थी कराची को सिंध का दारुल खिलाफा बनाने? GM सैयद और ये पीर अली मोहम्मद हाजी जी। US हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, खुद कायद-ए-आज़म हो, हर कोई कराची को अपने पास रखना चाहता है। मगरबी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत लाहौर बनने की वजह से सारे पावर और इख्तियारात कराची से वहाँ चले गए। भुट्टो साहब ने ऐसे क्या 4 साल के दौर में क्या ऐसा कराची के लिए किया? आज जो सूबे की तहरीक जो है वो 1960 की दहाई में शुरू हुई थी। MQM बनाने के क्या मकासद थे? क्यों, किस वजह से MQM बनाई गई? अब इसको किसी ने पढ़ा नहीं है, एक जुमला लिख दिया कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। आपकी एक मुलाकात अल्ताफ हुसैन साहब से हुई स्टेट गेस्ट हाउस में, वो अदा कराची के टूटने से 3 दिन पहले। जब ये 4 सूबे बने तो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी के पास, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के पास जो है वो कंट्रोल सिर्फ पंजाब का रह गया था। 2000 नौकरियां फारूक सत्तार साहब ने एक रात में दी। महाजिर एक और इसी तरह निकता, हम सिंध में नए सिंधी की हैसियत से रहकर मिलकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जुबान की बुनियाद पर सुबह हमें नहीं चाहिए। गुलाम रज़ा खान की अल्ताफ हुसैन से मुलाकात होती है और सब चीज़ें तय हो जाती हैं, उनको यकीन दिलाया जाता है कि आप जनाब हमारे साथ हैं दोबारा हुकूमत में, तो अदम एतमाद कैसे नाकाम हो जाता है? कायद-ए-आज़म ने, आपको मालूम है, उन्होंने उस वक्त तारीखी जुमला कहा कि मैं डिसीजन लेता हूँ, डिक्टेशन नहीं लेता। MQM की तबाही की इब्तिदा जाम सादिक साहब ने ही स्टार्ट कर दी। कराची एक बंदशायरी और मतलब बैनुल-अक़वामी बंदरगाह के दर्जा हासिल कर चुका था। अच्छा, 1992 में अल्ताफ हुसैन मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रिप MQM से कमज़ोर होती जाती है और यहाँ की जो मकामी क़यादत है वो पैसों में, बत्तों में, इन चीज़ों में पड़ जाती है। MQM को हकीकत लाना भी एस्टेब्लिशमेंट की गलती थी। क्या नजीब जिंदा रह सकता था? बहादुर आदमी था नजीब। बहुत तेजी से एक उर्दू स्पीक लड़का पॉपुलर शहर में हो रहा होता है, दिन दुगनी रात चौगनी, जिधर जाओ नजीब हो रहा होता है। फिर MQM 1990 अप्रैल में उन नजीब को कत्ल करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम और हमारे साथ हैं इकबाल यूसुफ साहब और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जिसका आप लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम उसकी तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। इकबाल भाई, 90s में थे हम जब बीबी की हुकूमत ख़त्म की गई, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर ख़त्म करके फिर बीबी की हुकूमत आई, उसके बाद फिर 1996 में नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से मिलाकर प्राइम मिनिस्टर बना। मैं इसमें ये बताऊंगा क्यों लाया गया और कैसे आया जी। पहले तो आप याद रखिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर इक़्तिदार 93 से लेकर 96 तक, उसके अंदर बेशुमार मंसूबे हमने मंजूर किए, बेशुमार समरीज मंजूर करी जो कि डेवलपमेंट थी कराची के लिए। खुसूसन उसी दौर के अंदर कराची पैकेज 125 अरब का जो हमने कराची पैकेज दिया था, जिसका फंड जो है फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज़ करना था। गवर्नमेंट ख़त्म हुई 1995 में, हमने वो दिया था कराची पैकेज। फिर जब इनकी हुकूमत आई तो कराची के लिए नवाज शरीफ ने कोई एक काम नहीं किया। वो हमारे फंड रोक के रखे, जो हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पर या जो भी मंसूबे, जो बाद में माफ़ी भी मांगी उन्होंने, ज़रूरत नहीं थी, वो तो वक्त तो गुजर गया, लेकिन पैसा कोई नहीं देगा। उसका पैसा रिलीज हुआ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, वो मैं जब वो दौर आएगा बताऊँगा। इस दौरान में नवाज शरीफ ने आसिफ ज़ारी को जेल में डाला, हर तरह के प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने शुरू किए और वो हालात पैदा कर दिए। और साथ साथ इस दौरान के अंदर हो गया सियाचिन का मसला। मोटरवे बनाते रहे, पीली टैक्स पता नहीं क्या क्या चीजें लाते रहे। पीली टैक्स तो 1990 में लेकर आया था पंजाब में, मोटरवे सारी चीजें करते रहे, सारे पैसे वहां लगते रहे। जी, मोटरवे का सारा सिलसिला उन्होंने शुरू किया और भी बहुत से प्रोजेक्ट, सिर्फ लेकिन पंजाब तक अगर आप देखें बिल्कुल आते ही नहीं थे। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके दिल में कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से, कराची का तो एक कोई मंसूबा उसके दौर के अंदर नहीं हुआ। जो कहते हैं कि जी ग्रीन टीन वगैरह ये ट्रेन का, ये भी इन्होंने मंसूबा शुरू नहीं था, बाद में आगे चल के हुआ। तो अच्छा, अब आप बताएं कहाँ उनसे गलती हुई जो गलती हुई जो कभी किसी को नहीं मिली? वो अपोजिशन, उन्होंने जहांगीर करामत से इस्तीफा लिया, वो गलती करी। हमेशा हर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से उनका झगड़ा रहा। मुशर्रफ के साथ तो इस्तीफा ले सकता है अगर आर्मी चीफ से जाए उस वक्त के कानून के तहत, वो ले लिया तो इसमें हालात देखने पड़ते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि कभी भी आपका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को वज़ी इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं होती, दबाव और प्रेशर रखती है। और दबाव प्रेशर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर होता है।
कि जी इनको तंग करो, इनकी आर्म ट्विस्टिंग करो। अच्छा अब हुआ ये, लेकिन 96 में एक बहुत माजरत आपकी बात काटो, लेकिन 96-97 में हालात दूसरे थे। इस वक्त नवाज शरीफ 2 तिहाई अक्सरियत से आया था जो आज तक पाकिस्तान में किसी को नहीं मिली। दूसरा, बीबी के खिलाफ पूरी यूरोप और अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आई हुई थी, सारे आप कुछ चीज़ें, तो वो उनके खिलाफ, तो उनको तो आना देना चाहते नहीं थे। इतना अच्छा उनका वो चल रहा था, उन्होंने आर्मी चीफ से भी इस्तीफा ले लिया। चले, इसके बाद गड़बड़ कहाँ हुई? मैंने कहा मुशर्रफ को ले आए नीचे से उठा के ऊपर, 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आए थे कि डब्बू प्राइम मिनिस्टर होगा, हम बहुत सारे फैसले अपनी मर्जी से कराएंगे। अच्छा, तो नवाज शरीफ समझे, 2 अक्सरियत डब्बू प्राइम मिनिस्टर समझ के लेकर आए, बिल्कुल। और इधर उसको उनको मालूम था कि इसको पैसा बनाने की वजह से ये उसमें लगा रहेगा, हमें जो जोग्राफियाई और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से इस खत्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही थी, समझा, जो नज़र आ रहा था कि 9/11 टाइप का कोई वाक़या होगा, ये बात नहीं कि एक अचानक हुआ था। इनको नज़र आता कि अमेरिका 2000 की 20वीं सदी 21वीं सदी अब शुरू होगी 2001 से, जो अफगानिस्तान में करेगा उसका हमने कैसे सामना करना है, उसकी पेशबंदी कैसी हो। इसलिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर लाया गया था कि 52 फैसले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कराने थे और उन्होंने कराए। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ बीच में, मैं बॉइलिंग पॉइंट पूछना चाहता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन का मामला, सियाचिन का मामला, और उसके बाद फिर इनकी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से जब उनकी करामत का इस्तीफा आ गया था, तो आपको मालूम है मुशर्रफ तो बहुत खुश था, मुशर्रफ का बहुत नीचे नंबर था, उसको उठा के ऊपर बना दिया उन्होंने। लेकिन साथ साथ जब तलखियाँ शुरू हुई ना, सियाचिन का मामला हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, और फिर कोयटा के कोर कमांडर का मसला हुआ, तो इससे सामने आ गया था। तो आपको मालूम है साउथ ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में जब जा रहा था परवेज़ मुशर्रफ, तो कोर कमांडर का एक इजलास हुआ था, और उस इजलास में तय हुआ था कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अदम मौजूदगी में नवाज शरीफ ने कोई भी गैर मामूली इक़दाम किया, तो कोर कमांडर इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि वो परवेज़ मुशर्रफ का आर्मी चीफ का साथ देंगे। यही वजह है कि जिस वक्त इन्होंने जियाउद्दीन भट्ट का फैसला किया, समझा, तो उनके पास ये था, तो उन्होंने जहाज़ क्यों नहीं उतरने दिया, तमाम वाक़यात क्यों हुए, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब कुछ जो है ना, वो एक है ना हवास बाख्ता होने के बाद के इक़दाम थे जो उनके गले पड़ गए। ठीक है, और इस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई। अब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म के बाद दोबारा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हुआ, तो 9/11 का वाक़या हो गया, आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आ गया, तो बहुत सारे वो काम जो अब हो रहे हैं वो उस वक्त होने थे, जो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इसमें देखिएगा एक इंटरनेशनल जो साजिश थी पाकिस्तान की को तोड़ने की, या पाकिस्तान के अंदर तोड़ने का, तो पाकिस्तान तो रहेगा लेकिन कन्फेडरेशन बनाने के लिए। इसलिए कि आपको मालूम है 1993 में इंडियन जो है वो मानीशंकर आर्य, जो पाकिस्तान में डिप्टी हाई कमिश्नर था, उस दौर के अंदर जब MQM बनी और MQM को उसने फाइनेंस किया और इसको तस्लीम भी किया, और अपनी किताब पाकिस्तान पेपर में, जिसके जवाब में कराची पेपर लिखी गई थी, उसके अंदर उसने तस्करा किया कि इस चारों सूबों के अंदर भुट्टो की शहादत के बाद पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत है, हमें मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और उन क़ुव्वतों की मदद करनी चाहिए जो पंजाबी शौविनिज़्म के ख़िलाफ़ हैं। और उसी हवाले से हमें सिंध में GS की और हिंदुस्तान से जाने वाले मुसलमान, ब्रैकेट में लिखा महाजरों की तंजीमों की मदद करनी चाहिए। सूबा सरहद के अंदर सुर्ख पोस्ट रहनुमा यानी खान गफ्फार खां, उनकी मदद करनी चाहिए। बलूचिस्तान में इनकी बलोचों की मदद करनी चाहिए, अलहदगी ग्रुप की, जिसमें ये किसने कहा था, जो ये इंडिया के जो सफीर थे पाकिस्तान में, जिनकी डिप्टी हाई कमिश्नर थे, उसके बाद वो इंडिया में गए, कांग्रेस को ज्वाइन किया, वजीर दिफा भी रहे, और उसके रॉ के वो सब कॉन्टिनेंट के चीफ भी रहे। उस वक्त भी रॉ के ही होंगे, फ्लैश करके कराची में रह रहे थे। उनकी किताब है पाकिस्तान पेपर, जो कि 1900 क्या नाम है इनका, मानीशंकर आयर, और तो उनके अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकात थे यहाँ पे, बिल्कुल मिले, वो जाते रहे MQM, उन्होंने उसकी तरजीह भी नहीं करी MQM ने कभी। जिस ज़माने में डिप्टी हाई कमिश्नर थे, इंडिया के वीज़े वगैरह दिलाने के लिए MQM उनसे मदद लेती थी, ये MQM को वीज़े लगवा के देते थे। इसी तरह अमेरिकन भी यही करते थे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि फारूक सत्तार साहब पासपोर्टों का बंडल लेकर के अमेरिका के वीज़े लेकर आते थे, वो भेजते थे। बहरहाल वो एक अलग सी बहस है, लेकिन मैं बात कर रहा था वहाँ पे कि अब परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर आता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर आ गया जनाब।
और उनको जो है ना नवाज शरीफ को जेल में डाल देते हैं हाईजैकिंग केस में, बाद में वो डील करके जो है निकल जाते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिएगा, डील करके निकल जाते हैं। बीबी का उस वक्त ये कहना है कि अगर मुझे परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ में से किसी का एक का इंतखाब करना हो तो मैं परवेज मुशर्रफ कर करूंगी। बीबी जैसी जमहूरियत पसंद खातून का ये कैसे ये हो गया? नहीं, जमहूरियत पसंद खातून दुनिया के उस वक्त के आलमी हालात के तनाजुर में ये बात कह रही हैं। ये बात अचानक ये नहीं कि पूरी उस वक्त दुनिया के अंदर, मैंने कहा 9/11 शुरू हो चुका था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल था, आज़ाद कश्मीर का जलजला आया हुआ था, मुल्क 2003 और 2004 में जिस मकाम पे था उसके अंदर कोई बई नहीं थी कि अमेरिकन फ़ौजें पाकिस्तान में दाखिल हो जाती। कैसनत दाखिल होती, उसामा बिन लादेन के पीछे आती इस बहाने और आपको नुकसान पहुँचाती। लिहाजा उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की पस पर्दा हिमायत करना बहुत बड़ी खिदमत थी मुल्क की, क्योंकि अगर देखें उसामा बिन लादेन कैसे आया और कैसे पकड़ के ले गए, था नहीं था क्या था, लेकिन एक बना तो जो ना एक चैप्टर तो उसामा का तो बाद में कहीं हमसे डबल करते रहे, बिल्कुल एक तरीके से हमसे डॉलर लेते रहे, वो करते रहे, छोटे मोटे नाम हमें पकड़ के देते रहे और असल लोगों की पुष्पनाई करते रहे। ये उनका इल्ज़ाम है ना, काम क्या करते हैं इसने भाई। अब इसने परवेज़ मुशर्रफ ने 90% अमेरिकन डायरेक्शन पे काम किया, लेकिन 10% तो उसने मुल्क के मफाद में भी काम किया ना। अच्छा। और अब ये देखें, मुल्क के मफाद में कराची की बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ ने कराची के साथ इंसाफ किया, कम से कम मदद की। इंसाफ तो पूरा नहीं किया उन्होंने, बहुत सी चीज़ें जो है वो नहीं किया जो नवाज शरीफ ने किया था। देखिए मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, नेमतुल्लाह खान जब कराची के मेयर बने उनको 3 से 4 अरब के अलावा बल्कि और भी ज़्यादा पैसे दिए गए कराची की डेवलपमेंट के लिए। जितने मंसूबे फ्लाई ओवर आपको नजर आ रहे हैं उनकी फिजिबिलिटी पीपल्स पार्टी के दौर में बनी और उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, पैसे उसने दिए। नेमतुल्लाह के दौर में काम शुरू हुआ, कंप्लीट MQM के दौर में हुआ तो क्रेडिट MQM लेती है ना। जितने भी फ्लाई ओवर कराची में बने उनकी प्लानिंग 1996 के कराची पैकेज का जो हमने पेश किया था उसके अंदर मौजूदा नाम के साथ, इलाकों के साथ कहाँ पे क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम है और उसका हल क्या है। इकबाल भाई आगे आ जाते हैं। मुशर्रफ की अल्ताफ़ हुसैन से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, MQM का फिर एक दफ़ा अरूज, फिर MQM अरूज पे आती है, MQM को बहुत ज़्यादा सीटें जीतते हैं कि जिताई दी जाती है, फिर MQM की हुकूमत बनती है। यहाँ पे मरकज़ में भी MQM की सपोर्ट से हुकूमत की बात होती है। पूरी तरीके से मुशर्रफ एक तरीके से मुक्के लहरा रहे होते हैं, इधर जनाब अल्ताफ़ हुसैन होते हैं। इतना अच्छा इनका वो चल रहा था और फिर क्या ऐसा होता है कि MQM फिर कौन सी गलती करती है, क्या होता है कि फिर MQM का सवाल शुरू हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी साहब, ये तमाम मुद्दे जो हैं बड़े इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से आते हैं। हुआ क्या कि परवेज़ मुशर्रफ जब 9/11 शुरू हुआ और 3 साल गुजर गए तो परवेज़ मुशर्रफ को जहन के अंदर ये हो गया कि मैंने अभी रहना है, कंटिन्यू करना है। उसके लिए उन्होंने खिचड़ी पकानी शुरू करी और 2005 में रेफरेंडम वगैरह करा के वो तमाम आ गए। वो जो बहुत सारे बेहतर काम कर सकते थे वो अपने इक़्तिदार में रहने के लालच में उन्होंने इनसे मदद ली। 2003 से शुरू हुई, जो इलेक्शन 2002 में हुए, काफ लीग बनाई गई। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई कि वो अपनी एक सपोर्ट चाहते थे, उनकी सपोर्ट कोई नहीं थी। जिस तरह ज़ियाउल हक़ की सपोर्ट कोई नहीं थी लेकिन उसको चीफ ऑफ भुट्टो साहब ने बनाया कि भाई इसका बैक को नहीं है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि कुदरत क्या कर रही थी। इसी तरह भी जब इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया गया था और बनाया तो किया था अमेरिका की सिफारिश पे ही परवेज़ मुशर्रफ को। वो भी एक तारीख़ी बात है किस तरह से हुआ। तो जब काम लेने का वक्त आया, जब ये बन गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पावर में आ गया, तो इन्होंने अपना हर होता ही इक़्तिदार में आने के बाद ना हर शख्स चाहता है कि वैसे इक़्तिदार न जाए, और उन्होंने उसे कंटिन्यू करने के लिए MQM की मदद ली। MQM से कहाँ गलती हुई? फिर दोबारा इनके ताल्लुकात कैसे खराब हो गए? MQM से कोई 12 मई आप देखें कितनी ताकतवर उस वक्त थी। MQM हमेशा से दोनों हाथों में लड्डू रखने चाहती है। इन्होंने हर हुकूमत का साथ दिया है, हर हुकूमत से फ़ायदा उठाया और अभी भी वो हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको नहीं है। आज वो तमाम इशूज़ जिन पर MQM बनी उनमें से एक भी इशू पर MQM खड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, आप समझते हैं मुशर्रफ के साथ उनका हनीमून रहा, कोई इशू नहीं हुए, बिल्कुल ठीक रहा। ठीक है, अब मुशर्रफ का फैसला गलत था उनसे काम लेना, क्योंकि वो
उसकी मजबूरी थी, मजबूरी थी काफ लीग को एक सीट से पीपल्स पार्टी के 12-15 एमएनए तोड़ के 2002 में एक सीट से उन्होंने पीपल्स पार्टी को हुकूमत से महरूम किया। एमकेएम को अगर फैसल सालेहात के सरबराही के अंदर वो ग्रुप ना बनता तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो वज़ीर आज़म उन्होंने बना लिए थे। अब ऐसा दौर आता है, पहले तो मुर्शिद साहब कहते हैं ना जनाब बीबी पाकिस्तान आएंगी, ना नवाज शरीफ आएगा, फिर लंदन में मिसाक जमहूरियत होती है। मिसाक जमहूरियत के बाद पहले बीबी आती है। तो मिसाक जमहूरियत जिस दिन साइन हुआ है उसके 2 दिन बाद काजी हुसैन अहमद से नवाज शरीफ ने एक और मिसाक पे साइन कराए, डबल कर रहा था ना वो भी गेम। यहाँ भी बीबी को भी मैं राजी, फिर वही पीपल्स पार्टी के साथ कर रहा था। और आप देखें, मैं सबको बताऊँ, मैं क्लियरली कहता हूँ कि बीबी की शहादत के अंदर तमाम सियासतदानों को पता है किसने मारा, किसने कत्ल किया, क्यों हुआ। मार्च, तारीख दे रहा हूँ आपको, मार्च 2007 से आप 27 दिसंबर 2007 तक के अखबारात देख लीजिए, हर पॉलिटिकल लीडर ये कह रहा था बीबी बड़ी लीडर, बीबी बड़ी लीडर, बीबी बड़ी लीडर। क्यों? उनको यकीन दिला दिया गया था कि नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर बीबी नहीं होंगी। किसने दिलाया था? और वो सब जो कर रहे थे कि खुदा न खास्ता बीबी का माइनस बेनज़ीर अगर इलेक्शन हुए तो जितना मलबा है वो हम पर गिरेगा हस्ब इख्तिलाफ पर। लोग हमें बीबी की शहादत के निशाने के उसमें हमें निशाना बनाएंगे इंतकामी कार्रवाई के तौर पर, क्योंकि उनको मालूम था कि सिंध में कितनी खूनरेजी होगी। लिहाजा उससे बचने के लिए हर पॉलिटिकल लीडर ने बीबी की हिमायत की उस वक्त, और बिल आखिर अंजाम ये हुआ, और हुआ भी यही कि आप बीबी की शहादत के बाद अवामी रेला किसके ख़िलाफ़ गया? किसी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ नहीं गया कि जो बीवियों को गालियाँ देते थे और तौहीन करते थे बीबी की, उनमें से कोई एक भी मारा नहीं गया। इसलिए कि वो जज्बात उन 6-9 महीनों के अंदर ठंडे कर दिए गए थे कि जो हमारे इन कुव्वतों के ख़िलाफ़ थे। ठीक है। अच्छा, 2008 में इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बन जाती है, बीबी की शहादत हो जाती है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों का मोरल बहुत डाउन होता है। आसिफ जरदारी जो पाकिस्तान खपे का नारा लगा के उस वक्त आते हैं, वो 125 सीटों से ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि चारों सूबों में हुकूमत, करूशल हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कौमी हुकूमत टाइप बना लेते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। वो दौर आप कैसा देख रहे हैं? ये 2008 से 2013 तक का दौर की बात कर रहा हूं मैं। वो अल्लाह ताला का करम भी, और हकीकतन मतलब तमाम तर उसके तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं कहता हूँ कि आसिफ जरदारी की जहानत, हुब्बुल वतनी वहाँ पर है। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर यकीनन उसने सिंधी इंतहा पसंदों की ज़ुबानें बंद कर दी थी और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी तसल्ली दे दी थी। वरना तो नफ़रत फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रही थी ना, बीबी के कातिल कौन? तो लेकिन उसको आसिफ जरदारी ने रोका, और फिर उस दौरान अपनी इस सदारत, फिर जिस तरह कमाल हिकमत अमली से उन्होंने सदारत हासिल की, जुमले को ज़हन में रखिएगा, सदारत हासिल की, जिस तरह कमाल मसले, जिस तरह पॉलिसी बनाई, उसके बाद जो डिलीवर किया कि 18वीं तरमीम, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो थी, और यकीनन सिर्फ रज़ा रब्बानी वगैरह माशाल्लाह ज़हीन हमारे साथी नहीं थे, बल्कि उस वक्त अब्दुल हफीज़ रज़ा जिंदा थे। इस 18वीं तरमीम आइन को 1970 की 73 की असली शक्ल में लाने के लिए इन तमाम से उसने मदद ली। ये नहीं बिल्कुल विजन था कि सब करें, और ये बाकी सारे बिल्कुल, और यकीन अपने इख्तियारात देने में 8 से 9 महीने लगाए, लेकिन बतदरीज करके वो करके इस तरह से करेगा, बिल्कुल इस तरह किया कि मजबूत रही। अगर 58(2) भी बरकरार रहता तो अब तक 4 मरतबा हुकूमतें जा चुकी होती। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून खत्म किया, ये तमाम चीज़ें, ये इन कामयाबियों बहुत सारी चीज़ें सूबों को दिला दी। इज्तिमाई तौर पर कोशिश हुई, जितने सिंसियर लॉयर थे, जितने सिंसियर लोग थे, उन्होंने इसमें उनकी भरपूर मदद की, ने फिर वही धोखा किया थोड़ी देर से, और एस्टेब्लिशमेंट ने भी इसमें मदद की, आसिफ जरदारी की भरपूर मदद की, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर गए और 5 साल उन्होंने गुजार लिए। और पहले सदर जो मुकम्मल करके आते, अब दूसरी मरतबा दोबारा सदारत लिए। तो ये उनकी हिकमत, क्योंकि उनकी वो पॉलिसी, तो ये अपने तमाम उन्होंने दाग धो दिए, जितने भी उन पर 12 साल की कैद जिस पे गुजारी उन्होंने, वो तमाम दिन धुल गए। फिर एक वो कहना चाहिए कि एक बेहतर इंसान की सूरत में बेहतर सियासतदान
और एक कहते हैं नवाबदादा नसरुल्लाह टाइप, उनकी वो उसके अंदर कहते हैं सबको साथ लेके चलने की वो। अच्छा, अब मसलिहत पसंदी गो के हमारी पार्टी को उससे बड़ा नुकसान पहुंचा। आप देखें मुल्क की सियासत को जरूर फायदा पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गया, देखें ना, बिल्कुल। इसलिए मसलिहत पसंदी मुफाहमत की सियासत से पार्टी को नुकसान होता है, मुल्क को फायदा, बिल्कुल। नजरियात खत्म हो गए, नजराते हो गए, नजरियाती रही पार्टी, अब नजराती लोग जो हैं वो आगे आ गए। अच्छा, अब इसको हम समेटते हैं, अपने आखिरी से की तरफ चलते हैं। अब आ गए बिलावल साहब चेयरमैन बने, नौजवान क़यादत, बहुत अच्छी, इन्होंने एक नहीं 2 इलेक्शन की जो कैंपेन चलाई उसमें मंच गए। अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए। आप कैसे देखते हैं बिलावल दुश्मनों से महफूज रखे, माशाल्लाह बहुत सही है। और अब आपके पास चॉइस भी कोई नहीं है। आप मुझे बताइए, एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइस है कोई? आपके पास चॉइस है, बिलावल है, मरियम नहीं, बिलावल को नो सर, नहीं है। वो पंजाब से आगे निकली, बल्कि लाहौर से आगे निकली। अगर हमसे पूछे ना, लाहौर में फंस गई, हुजूर कोई बैठ जाए किसी टॉक शो में डालिए, 10 अजला के नाम पूछ लें उनसे कि बता दें, अगर वो बता दें तो मुझे मान जाऊँगा। उनको तो लाहौर से ज़्यादा वो पाकिस्तान का आप फ्यूचर बिलावल को देखते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान का फ्यूचर बिलावल है। उनको अपनी टीम को मजबूत करना पड़ेगा, अच्छे लोग लाने लगेंगे, टेक्नोक्रेट्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए जब तक आपके पास फाइनेंस के हवाले से एक पूरी टीम ना हो जो सिर्फ रिसर्च करे फाइनेंस को कैसे हम कर सकते हैं और काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान के पास मादनियात के हर हवाले से बेपनाह दौलत है, दर हकीकत हमें उससे इस्तेमाल करना नहीं आता। नीयत साफ़ हो तो पाकिस्तान, अगर कोई साफ नीयत का मुखलिस हुक्मरान पाकिस्तान पे 2 साल हुकूमत कर ले तो वो 2 साल बाद पाकिस्तान को कर्जा देने वाले ममालिक में शामिल कर लेगा। आपके पास बेशुमार ऐसे ज़राए हैं कि जिनसे आप कमा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कुव्वतों से भी ज़्यादा। अगर आपने मगरिब की गुलामी की, अगर बिल्कुल है, और अगर आपने डिक्टेशन पर चलानी है तो आप 10 साल भी बड़े मकबूल हुक्मरान रहेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा यही है ना कि दुनिया को छोटे छोटे ममालिक में तकसीम करो, उनकी इक़्तिसादियात पे कब्ज़ा करो, वहाँ अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स बनाओ और फिर उन ममालिक को चलाओ। और आज यही हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं लीबिया में नंबर 1 कौन है, आप नहीं बता सकते। इजिप्ट में कौन है, नहीं बता सकते। सीरिया में कौन है, नहीं बता सकते। सूडान में कौन है, नहीं बता सकते। उन्होंने वहाँ इन तमाम ममालिक की इक़्तिसादियात पर कब्ज़ा करके वहाँ पर अनपॉपुलर गवर्नमेंट ला के उन ममालिक को साइड कर दिया है। और यही सब कुछ अब इस दर हो रहा है। अब इसराइल गज़ा के मामले के अंदर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक जुर्रतमंदाना कदम उठा ले तो उसको अपने सर्वाइवल का मसला पैदा हो जाता है। इकबाल भाई, प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट, छोटे छोटे जवाब, छोटे छोटे सवाल तक भी हो सकते हैं, इसमें आपसे मदद कर। खैर, पहला सवाल, आज की सियासत और पहले की सियासत में क्या फ़र्क है बुनियादी? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान, हम जमहूरी हैं न सियासी हैं। ना जमहूरी न सियासी हैं, इक़्तिदार के हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, क्या आप सियासत से क्यों इतने कलीदी ओहदे पर रहे? पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सिंध का सदर, कराची का सदर, मुशीर, ये वो, आप अचानक अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। 55 साल हो गए सियासत में, 75 साल मेरी उम्र है, 55 साल सियासत में हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहूँगा। अमली सियासत से क्यों हुए? बीबी की शहादत के बाद दिल टूट गया था। और ईमानदारी की बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मेरा जो है ना मुँह फट होना जिसे कहते हैं, जुर्रतमंदाना बात कह करके भी मैं ब्लैक लिस्ट हो जाता हूँ कि भाई ये ज़्यादा बोलता है तो उसको बाहर ही रखो तो अच्छा है। अच्छा, आप भी उसी लिस्ट में हैं। अच्छा, नज़रियाती सियासत कहाँ चली गई? मैंने कहा ना, मैंने देखिए सर, नज़रियाती सियासत आपकी इस पूरे उसके अंदर जो गुज़श्ता 10 साल है, 10-15 साल है, बल्कि मैं कहता हूँ 9/11 के बाद से जहाँ दुनिया तब्दील हुई है, वहाँ हर चीज़, इक़्तिदार तब्दील हो गई, अखलाक़ात तब्दील हो गई, नज़रियात तब्दील हो गए। तो अब वो रही हैं। अब हर पॉलिटिकल पार्टी बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, ये सब जमातें, हर सियासी जमात एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक कहा आपने। तो नज़रियाती अब नज़र नहीं आते। अच्छा, नवाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल है? नहीं, वो तो ख़त्म हो गया, तो खुद रिटायरमेंट खराबी सेहत। अल्ताफ़ हसन का मुस्तकबिल? नहीं, शोर मचेगा, कुछ नहीं डिलीवर कर सकते, और बहुत जल्द अल्लाह ताला रहम करे। इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान को एक चांस मिल सकता है, बशर्ते कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत रखे, तो उसको एक इक़्तिदार का चांस तो शायद ना मिले, क्योंकि मामला ज़्यादा आगे चले गए, ज़िंदगी का चांस मिलेगा।
जुल्फ़िकार उन्हें जिंदा रखा जाएगा। जुल्फ़िकार जूनियर सिंध में कुछ अभी इब्तदा है उनकी, और मैं समझता हूँ अभी उनके लिए वो बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया। अगर वो गैप कोई उनके साथ अच्छे लोग होते पूरा करते तो शायद कोई वो, तो अभी लेकिन वो उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सिंध तक ही नहीं, सिर्फ लाड़काना डिवीजन तक महदूद। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देगा? बहुत शानदार है, बशर्ते के खुलूस, नेक नियति, जरूरत और जोशीला मोमिन चाहिए। जाओ लगता ऐसा नहीं मोमिन चाहिए हमें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा। इकबाल भाई वो बहुत तो नहीं मज़ा हो आया सकती। आपके साथ बात करके। बहुत सी ऐसी बातें हमको, हमारे नाज़रीन को पता लगी जो नहीं पता थी, और इस प्रोग्राम से बहुत सारे सवाल पैदा होंगे जिसके जवाब आइंदा शायद देने के लिए हमें आपको दोबारा बुलाना पड़े। हाँ ज़रूर, थैंक यू वेरी मच, वेल डन। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमारे साथ तारीखी शख्सियत ने तारीखी बातें की हैं, ख़ास तौर से कराची के हवाले से, MQM के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से। ये सब आ रहा है, हमने आपको सब आपके सामने पेश की। आपके इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं, क्या ख्यालात हैं, क्या समझते हैं कि इन्होंने जो कहा वो किस हद तक ठीक है? अपने ख्यालात का हमारे कमेंट्स में ज़रूर आप इज़हार कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना, दोस्तों, खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।